एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को। ये वाली जो वीडियो है यूज़फुल रहेगी हमारे अंडर ग्रेड्स के लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोनेट, एलेजी, ओड, एपिक, बैलेड, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिगोरी। ये वाली जो 8 फॉर्म्स हैं पोइट्री की, उनकी डेफिनेशंस एंड उनके मेन फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इन डिटेल इन पोइट्रीज़ के फॉर्म्स को स्टडी करना है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली जाकर अपने नोट बना सकते हैं एंड इसको स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम पोइट्री की सबसे पहली फॉर्म स्टडी करेंगे, हम सोनेट। सोनेट बेसिकली हमारी पोइट्री की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर 14 लाइनें होती है, 14 लाइन्स होती है। ठीक है, इसकी डिफरेंट तरह से ये 14 लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। कुछ तरीके में ये 14 लाइन्स जो हैं, पहले 3 स्टंजा आपको देखने को मिलेंगे, देन लास्ट पे एक कपलेट देखने को मिलेगा, या फिर पहले आपको 8 लाइन्स देखने को मिलेंगी एंड देन लास्ट पे जो है 3-3 लाइन्स, 2 अलग अलग जो है 6 सेस्टिट, मतलब कि 6 लाइन्स एंड पे अलग पैटर्न में देखने को मिलेंगी। तो देन इसके बाद भी बहुत से फॉर्म्स हैं, बट इन जनरल हमारी सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसके 14 लाइन्स हमें देखने को मिलती है। एक चीज़। नंबर सेकंड चीज़, सोनेट जो होती है इसके अंदर एक स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो की जाती है। स्पेसिफिक राइम स्कीम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल पहली लाइन अगर इस ट्यून के साथ एंड हो रही है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि लास्ट वाली लाइन भी इसी ट्यून के साथ एंड हो, या फिर दूसरी जो हमारी सोनेट की फॉर्म होती है पहली वाली इस फॉर्म पे ख़त्म हो रही है तो जो थर्ड हमारी सटंजा के अंदर लाइन है वो भी इसी ट्यून पे ख़त्म हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जहाँ पे टॉक लिखा हुआ है, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि इसके मिलता जुलता जिस तरह से वॉक जो है जहाँ पे राइम करता हुआ, जहाँ पे जो है सेकंड लाइन का एंड वाला वर्ड हमें जो है वॉक देखने को मिले। और इसमें थर्ड जो चीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर मीटर को फॉलो किया जाता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मीटर? मीटर हमारी पोइट्री के अंदर होता है रिदमिक स्टाइल, कि किस तरह से हाई पिच में कौन से वर्ड्स हमें बोलने हैं, लो पिच में कौन से बोलने हैं, कहाँ पे कितना हमें स्ट्रेस करना है, किस वर्ड पे किस पे कम स्ट्रेस करना है। तो सोनेट लिखी ही ऐसी जाती है कि इसकी लाइन में एक पर्टिकुलर रिदम को फॉलो किया जाए। देन यहाँ पे ये जो सोनेट की लाइन्स होती हैं इनमें जनरली एम्बिक पेंटामीटर हमें देखने को मिलता है। 14 लाइन्स हैं, 14 में से अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है एम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलेगा। जनरली ये जो हमारी इंग्लिश सोनेट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, या फिर शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हैं उनके अंदर एम्बिक पेंटामीटर हमें देखने को मिलेगा। चूँकि हमारी सोनेट्स जनरली पॉपुलर हैं शेक्सपियर के नाम से ही, दैट्स वाई उसके पर्टिकुलर जो फीचर है, एक मेजर फीचर है, उसको भी हम जहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उसकी। एम्बिक का क्या मतलब होता है? एम्बिक बेसिकली एक सेलेबल्स की टाइप है, सेलेबल की टाइप है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेलेबल? सेलेबल क्या है? जब आप अपनी ग्रेजुएशन को स्टार्ट करते हैं, जब आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं तो सेलेबल्स आपको सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली ये हमारा स्टाइल होता है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मेरे पास एक वर्ड है एलोन, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले जैसा हमारा जो पहला इसमें हमारे पास पार्ट आ रहा है इस वर्ड का, वो है ए, वो थोड़ा अनस्ट्रेस्ड है, इस पे हम कम स्ट्रेस दे रहे हैं। देन लोन, इस पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो दैट्स सेलेबल। इसके अंदर अगर हम सेलेबल देखें तो इसके अंदर 2 सेलेबल हैं, जिस तरह से ए लोन 2 सेलेबल है, राइट। इस तरह से हमारे पास जिस तरह से शेल है, इसके अंदर ये एक ही सेलेबल है। तो सेलेबल बेसिकली हम जो है प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। बट हम यहाँ पे बात करेंगे एम्बिक क्या होता है। एम्बिक होता है मतलब कि ऐसे सेलेबल्स, जनरली ये उन सेलेबल्स की बात करता है जहाँ पे 2 सेलेबल्स होते हैं, 2 सेलेबल्स होते हैं, मगर जिसमें जो पहला सेलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, जिस पे हम ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं डालते, और जो दूसरा सेलेबल होता है उस पे हम स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस्ड होता है। जिस तरह से एलोन की ही एग्जांपल हम ले लें तो इसमें ए जो है अनस्ट्रेस्ड है, लोन जो है ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। सो इट्स एम्बिक। ऐसे इसके अंदर 2 सेलेबल्स हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, तो इस वाले सेलेबल को हम जो है एम्बिक बोलेंगे। इस तरह से मेरे पास जिस तरह से वर्ड है बिलीव,
ठीक है। बिलीव के अंदर अगर आप देखें जो पहला वर्ड है इसके अंदर, पहला पार्ट है इसका बी, ये अनस्ट्रेस्ड है। सेकंड वाला जो इसका सेलेबल है दैट इज लीव, ये स्ट्रेस्ड है, तो इसको हम बोलेंगे एम्बिक। ठीक है। देन वी हैव अदर वर्ड दैट इज पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5, जिस तरह से ऑक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। इस तरह से पेंटा का मतलब होता है 5, राइट। मीटर मतलब कि 5 तरह का जो मीटर है वो इसके अंदर ये फॉलो करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम आगे देख लेंगे। अब जो सोनेट वर्ड है ये एक इटालियन वर्ड है और ये सोनीटो वर्ड से डिराइव हुआ है। सोनेट का मतलब होता है छोटा सा सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग, या फिर स्मॉल लिरिक, स्मॉल लिरिक या लिटिल सॉन्ग, इसका सोनेट का मतलब भी होता है। तो फीचर्स हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस कर दिए हैं कि नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 14 लाइन्स होती है। एम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है। सभी एक लाइन जो होती है उसके अंदर अमूमन हमें 10 सेलेबल्स देखने को मिलते हैं। एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को जहाँ पे फॉलो किया जाता है और वोल्टा हमें देखने को मिलता है। वोल्टा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस लाइन में आथर ने कोई एक बात की है पोइट ने, एंड दूसरी लाइन में कोई दूसरा टॉपिक इसने छेड़ दिया है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो थॉट है उसमें हमें टर्न देखने को मिल रहा है इन बिटवीन द लाइन्स। एम्बिक पेंटामीटर की जहाँ पे जो है इन डिटेल मैंने समझा रखा है, आप स्क्रीन पास करके इसको रीड कर सकते हैं। बट शैल आई कंपेयर टू अ समर्स डे, ये जिस तरह से शेक्सपियर की एक सोनेट है उसमें से ली गई एक लाइन है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें पहला जो है, पहली जो है इसमें लिखा हुआ है शैल आई। शैल एक सेलेबल है, आई जो है अगेन एक सेलेबल है। पहला जो शैल है ये अनस्ट्रेस्ड है एंड आई आप देखेंगे ये स्ट्रेस्ड है। इस तरह से कंपेयर में आप देखें जो कॉम्प है ये अनस्ट्रेस्ड है, देन पेयर जो है कॉम जो है, सॉरी कॉम एंड पेयर जो है ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये भी एम्बिक हो गया। देन दी टू भी जो है पहला दी अनस्ट्रेस्ड है एंड टू जो है इसको आपको स्ट्रेस करके पढ़ना है, तो ये भी एम्बिक हो गया। असम, अ जो है अनस्ट्रेस्ड है, सम जो है स्ट्रेस्ड है। देन मर्स जो है अनस्ट्रेस्ड है, देन डे जो है ये स्ट्रेस्ड है, ये भी अपने आप में एम्बिक हो गया। आप इन टोटल आप देखेंगे तो ये इन टोटल कितने सेलेबल बने, हमारे पास 10 सेलेबल्स हमारे पास इन टोटल ये बने। अब इसके अंदर आपने देखा कि पहले वाला जो है एम्बिक है, एम्बिक मतलब जो पहले वाला है वो अनस्ट्रेस्ड है, सेकंड वाला जो है स्ट्रेस्ड है। तो ये हमने एक एग्जांपल से देखा कि किस तरह से एम्बिक पेंटामीटर जो है एक लाइन के अंदर फॉलो हुआ है, ठीक है। एक तो एम्बिक है मतलब पहला वाला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरे वाला सेलेबल स्ट्रेस्ड है, और दूसरा जो है इन टोटल 10 सेलेबल्स हमें जहाँ पे लाइन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी की एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एम्बिक पेंटामीटर के अंदर दादम 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 करके कुछ ऐसी वॉइस हमें जो है निकलती है जब इसको रीड करता है कोई पोइट या फिर कोई भी स्पीकर। स्ट्रक्चर देखें हम अपनी इस वाली जो हमारी सोनेट्स हैं उनका जो पॉपुलर मेजरली जो हैं 3-4 किस्म की सोनेट्स की टाइप्स हैं, बट मेजरली इटालियन और इंग्लिश जो हमारी सोनेट्स हैं वो पॉपुलर हैं। इंग्लिश सोनेट के अगर आप राइम स्कीम को देखें तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी जी करके देखने को मिलती है। इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। जो इटालियन सोनेट है इसके अंदर ए बी बी ए सी डी ई स्टाइल आपको देखने को मिलता है। इसको हम पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं। अगर आप गौर से इनको देखेंगे तो पहली में क्या हुआ है कि पहली में जो शेक्सपियर है या इंग्लिश सोनेट वाले हैं इन्होंने 3 स्टैंजा बना रखे हैं। एक स्टैंजा के अंदर ए बी पैटर्न है, सी डी पैटर्न है, ई एफ पैटर्न है, एंड लास्ट पे एक कपलेट है। बट आप इटालियन सोनेट में देखें तो इसमें पहले जो है एक ऑक्टेट आपको 8 लाइनें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन 8 लाइनों में जो पैटर्न है ए देखने को मिलता है। ऊपर आप देखें पहले स्टैंजा में क्या है ए बी, ठीक है। जहाँ पे इटालियन में क्या है ए। दूसरे में आप देखें ऊपर वाले में क्या है सी डी, इसमें क्या होता है ए, ठीक है। देन लास्ट पे जो 6 लाइनें बचती हैं उनमें 3 की इस तरह से राइमिंग है और 3 की इस तरह से राइमिंग है, सी डी ई, ठीक है। ये पेट्रार्चन या फिर इटालियन सोनेट हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जानना। आगे हम चलते हैं, जो हमारी सोनेट्स हैं इनकी टाइप्स को देख लेते हैं। जिस तरह से इटालियन एंड पेट्रार्चन जो हमने पीछे डिस्कस की, शेक्सपियरियन जो इंग्लिश वाली है वो हमने जो डिस्कस की, देन स्पेंसरियन, ठीक है। ये हमारी जो है इसको मॉडिफाई किया है थोड़ा इसको जो है इसके अंदर राइम्स की मॉडिफाई करके रखी हुई है। देन मेल्टोनिक है, देन हमारी टेर्जा रिमा है, कॉटल है, ठीक है। तो पहली 3 को ही इंपॉर्टेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं।
पेट्रार्चन इटालियन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। इसमें जो क्या होता है 14 लाइन्स में से इसने पहली जो 8 लाइन्स हैं उसमें पहले स्टैंजा में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है ABBA का, दूसरे स्टैंजा में ABBA का पैटर्न देखने को मिलता है। देन लास्ट की जो सेस्टेट है 6 लाइन्स के, उनमें CDC या DCD वाला या फिर इस तरह की डिफरेंट वेरिएशन, जैसे पीछे हमें एक वेरिएशन देख रही थी तो डिफरेंट तरह की वेरिएशन जो है सेस्टेट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा होती है इटालियन सोनेट्स। शेक्सपियरियन सोनेट की हम बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर हमें एम्बिक पेंटामीटर स्ट्रिक्टली फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है। 10 सिलेबल्स पर लाइन में होते हैं। जो पीछे एग्जांपल में शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे जो है वो वाली जो लाइन है वो शेक्सपियर की सोनेट से ली गई है। एंड उसके अंदर आप देखेंगे 10 सिलेबल्स पर लाइन आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। एम्बिक पेंटामीटर आपको देखने को मिलेगा इसकी पोइट्री के अंदर। राइम स्कीम इसकी कैसे रहती है ABAB CD EF GG। लास्ट पे जो है एक कपलेट देखने को मिलता है। 3 स्टैंजा इसने पहले बना रखे हैं एंड उसकी राइम स्कीम ऐसे होती है। ठीक है, इसके बाद हम स्पेंसरियन सोनेट की बात करें तो ये एडमंड स्पेंसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है किसकी, इटालियन सोनेट की, पेट्रार्चन सोनेट की। इसके अंदर क्या होता है ABAB, वहाँ पे क्या था पहले ABBA ऐसे था। ठीक है, इटालियन ऐसे थी एंड यहाँ पे इसने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। देन BC यही वाला जो है ये वाला B इधर ले आया है। ठीक है, देन BC देन ये वाला जो C है इसको इधर लाया है इसने CD। ठीक है, देन लास्ट पे जहाँ पे क्या है आपको एक कपलेट जहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये स्पेंसरियन सोनेट का जो है रिदमिक स्टाइल है, राइमिंग इसके अंदर इस तरह से होती है। सोनेट के आप फंक्शन देखेंगे तो इसके अंदर आपको चूँकि ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट थीम्स को और पर्पसेस को अडॉप्ट कर लिया है इसने। डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका वो स्ट्रिक्टली रिदमिक है। चाहे आपकी शेक्सपियरियन हो, चाहे आपकी स्पेंसरियन हो, चाहे आपकी इटालियन हो, उसके अंदर आप जो रिदमिक स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर है। ठीक है, पर्टिकुलर रिदम को ही फॉलो किया जाता है इन 14 लाइन्स में। कोई ऑक्टेट और सेस्टेट को फॉलो करते हैं, कुछ पहले 3 स्टैंजा, और उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से जिस तरह से इंग्लिश जो है फॉलो करते हैं एंड लास्ट का कपलेट जो है किस टाइप से होता है। तो मतलब कि इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है रिदमिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रिक्ट है। एम्बिक पेंटामीटर भी है इसके अंदर, और इसलिए जो भी इसको लिखेगा जाहिर सी बात है वो आखिर अपने आप में काफ़ी क्रिएटिव होगा। एंड क्रिएटिविटी हमें सोनेट्स के अंदर देखने को मिलती है। पर्पस जो है इसके अंदर जो है सिंगल इमोशंस और थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है पोइट के द्वारा। ठीक है, और ये अपने आप में चूंकि इसकी छोटी लेंथ होती है 14 ही लाइंस होती हैं तो राइटर के लिए लिखना भी जो है आसान होता है, और रीडर्स इसके पोइट क्या कहना चाहता है, ऑथर क्या कहना चाहता है, इसको ऑडियंस समझ भी ईजिली पाती है। नाउ वी हैव सेकंड फॉर्म ऑफ पोइट्री, दैट इज एलेजी। एलेजी एक ऐसी किस्म की पोइट्री होती है जिसमें दुख का इजहार होता है। एलेजी जनरली कब लिखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पोइट है एंड इस पोइट का कोई लाउड वन जो है मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। देन इस मरे हुए पर्सन के लिए, इस डिसीज्ड पर्सन के लिए जो है ये लेमेंट करेगा, ये दुख का इजहार करेगा, ये मॉर्निंग करेगा इस पोइट्री के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे जो डिसीज्ड होता है, जो डेड है, उसको ऑनर किया जाता है। एंड ये वाली जो पोइट्री होती है जहाँ पे लेमेंटेशन और मॉर्निंग जो है एक्सप्रेस होती है। ठीक है, ओरिजिन इसका क्या है, ये डिराइव की गई है एलिगस ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है ब्रीवमेंट, दुख। ठीक है, या कंडोलेंस। पॉपुलराइज हुई थी ये 16th सेंचुरी में। एंड हिंदी या उर्दू में आपका इसका काउंटर पार्ट जिस तरह मर्सिया होता है, ठीक है, किसी मरे गए पर्सन पे लिखे जाने वाली पोइट्री। पॉपुलर एग्जांपल्स इसकी जो है इनिशियली चूँकि क्रिश्चियंस ने ये लिखी है तो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये वाली जो है थॉमस ग्रे की, या व्हेन लिलिक्स लॉस्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड वाल्ट विटमिन की जो है, ये पॉपुलर अर्लियर एग्जांपल्स हैं एलिजीज की। फीचर्स देख लेते हैं एलिजीज के। इसके अंदर जो क्लासिकल एलिमेंट्स है आपको देखने को मिलेंगे। जो पोइट्री होती है, जो एलिजी लिखी जाएगी तो इसमें इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज का मतलब है डाइटी की प्रेज करना। ठीक है, डाइटी कोई पावरफुल सुपर नेचुरल पर्सन है या गॉड है। ठीक है, जिस तरह से ग्रीक के गॉड हुआ करते थे, ठीक है, गॉड है जैसे, तो पहले उसी को प्रे करते हुए जो है पोइट्री की, इस ऐसी मॉर्नफुल पोइट्री की जो है शुरुआत होगी। ठीक है,
इसके अंदर ट्रेडिशनल माइथोलॉजी की रेफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन आप को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डेस्टिनी, जस्टिस और फेट के बाद फॉर एग्जांपल जो पर्सन डेड हो गया उसके बाद वो कहाँ चला गया, तो ये एक इमेजिनेशन है, क्योंकि इस पर रियल में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है कि मरने के बाद आदमी के साथ क्या होता है। डिफरेंट रिलीजन्स बिलीव करते हैं कि कोई नरक में जाता है या फिर जन्नत में जाता है, ठीक है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, तो ये एक अपने आप में माइथोलॉजी है, ठीक है। और जहाँ पे इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हमें जहाँ पे इस पोइट्री के अंदर देखने को मिलती है। देन कंपैरिजंस भी होगा, फॉर एग्जांपल कोई जिस पर्सन के बारे में, कोई पर्सन डेड हुआ है आपका लव्ड वन, आप उसको खुद से कंपेयर कर रहे हैं या किसी पर्सन के साथ कंपेयर करके जो है पोइट्री के अंदर लिखेंगे, तो ये कंपैरिजंस ऐसे हमें देखने को जहाँ पे मिलते हैं। देन प्रोग्रेशन टू कंफर्ट जो है इस पोइट्री के अंदर हमें देखने को मिलेगा, वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल इनिशियल एरा में ये पोइट्री जो है किसने पॉपुलराइज़ की है, क्रिश्चियंस ने पॉपुलराइज़ की है। तो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो आपकी मॉर्टल लाइफ है, जो दुनिया की मरने ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जब आपकी डेथ होती है तो ये डेथ जो है आपको मिलाती है इटर्नल लाइफ से। एक बार जब आप मर जाते हैं उसके बाद आपको वो ज़िंदगी मिलती है जो आपकी कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आप जन्नत में होते हैं, हीवन में होते हैं, वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो दुनिया की ज़िंदगी जो है जिसमें मिजरी है, सैडनेस है, ये जो है अपने आप में ख़त्म होने वाली है। तो डेथ जो है अपने आप में एक इसको समझा जाता है कि एक मतलब वे है ट्रांजिशन का, ठीक है, मतलब एक गेटवे है ट्रांजिशन का जो आपको दूसरी दुनिया में जो है ले जाता है, ठीक है। तो मतलब ये अपने आप में काफ़ी होपफुल है कि एक पर्सन दुनिया के सदमे से गया, अब वो जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा बहुत अच्छे से। तो यही चीज़ जो है जब पोइट कोई लिखेगा तो एंड में जो है इसमें हमें जो है ये कंफर्ट की तरफ प्रोग्रेस करती है, ठीक है। अब ये जो पोइट्री होती है इसके अंदर हमें कोई पर्टिकुलर प्लाट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो पर्सन डेड हुआ है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो रैंडम जो आपके दिमाग में थाट्स आ रही होंगी, उसकी अच्छाई जो आ रही होगी, ठीक है ना, आप उसके लिए कैसे फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी नहीं होती कि स्पेसिफिक स्टोरी जहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, वो चीज़ नहीं होती। तो क्रिश्चियन एलर्जी क्या है, इसके बारे में इनका क्या बिलीफ है कि मॉर्टल से आदमी एटर्नल लाइफ में मौत की वजह से जो है चला जाता है, ठीक है। फंक्शंस अगर हम एलर्जी के देखें तो यहाँ पे जो है इमोशंस जो होते हैं, ठीक है ना, एक जो ऑथर होता है, पोइट होता है, उसके वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ह्यूमन की मोर्टेलिटी और फॉरगेटफुलनेस जो है इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बट लेटर ऑन क्या हुआ, ये जो एलर्जी पहले जो है सिर्फ दुख के लिए ही लिखी जाती थी, ठीक है। कोई मर गया एंड उसके लिए कोई क्या फील कर रहा है वही लिखता था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि इसके अंदर ह्यूमर, आयरनी और नरेटिव एलिमेंट्स भी ऐड होने लगे, ठीक है। ह्यूमर मतलब मजाकिया चीज़ें भी या दूसरी चीज़ें भी जो हैं अब धीरे धीरे इस एलिजीज टाइप की पोइट्री में जो है ऐड होने लगी हैं। कैटुलस, ओविड एंड प्रोपर्टियस जो हैं इस एलिजी का जो स्कोप है इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब इसका ब्रॉडर स्कोप है। नाउ जो थर्ड फॉर्म हमारी पोइट्री की है ये है ओड। ओड का मतलब होता है लिरिकल एक्सप्रेशन, जो आप यूँ समझिए कि जिसमें आप जो है किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज़ की जो है तारीफ़ करते हैं, आप प्रेज़ करते हैं किसी जगह, किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज़ को या किसी आइडिया को जब आप प्रेज़ करते हैं या एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लिरिकल वे में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओड। ये अपने आप में जो है एक फॉर्मल और सेरेमोनियस टाइप की होती है, ठीक है। इसके अंदर भी मेट्रिकल पैटर्न जो है फॉलो होता है। राइम स्कीम हमें जहाँ पे भी देखने को मिलती है और ये अपने आप में लॉफ्टी और नोबल सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल कोई ताजमहल पे जब ओड लिखेगा तो ताजमहल की ब्यूटी को बयान करेगा, ठीक है, उसके हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बयान करेगा एंड उससे क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ लोगों को मिलनी चाहिए वो चीज़ें उस पोएम के अंदर वो लिखेगा, राइट। तो ये इस टाइप की जो है पोइट्री हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए इसके अंदर जो लैंग्वेज का आपको एलाबोरेट स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा और एलिवेटेड लैंग्वेज मतलब बेटर लैंग्वेज जो है देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन और रेवरेंस की जो थीम्स है यहाँ पे देखने को मिलती हैं ओड जैसी पोइट्री में। हमारे पास टाइप्स हैं जिस तरह से पेंडर, होरेटियन, इरेगुलर ओड, ठीक है। पेंडर ओड जो है ग्रीक पोइट पेंडर के नाम पे है, ठीक है। पब्लिक इवेंट्स या कोरल पोएम्स जो है लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके भी अंदर भी 3 ट्राइड्स हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ, इपोड, ठीक है। देन होरेटियन ओड हमारे पास होती है, लेटिन पोइट होरेस की वजह से ये पॉपुलर है, ठीक है। इसके अंदर इनफॉर्मल, मेडिटेटिव, इंटीमेट ट्यून जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव इरेगुलर ओड।
इसके अंदर जो है कोई फॉर्मल राइम स्कीम या किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता, दैट्स वाई इसको इरेगुलर ओड बोला जाता है। रोमांटिसिज्म के टाइम पे ये जो है पॉपुलर हुई है, तो वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स जो है पॉपुलर पर्सन हैं जिन्होंने इरेगुलर ओड को जो है पॉपुलराइज किया है। ओड के फंक्शन देखें तो इसका पर्पस जो है किसी चीज़ की बढ़ाई को बयान करना, ठीक है ना, एलिवेटेड सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना, प्रेज करना है किसी चीज़ को, ठीक है। इसके अंदर जो ट्यून है आपको सीरियस या स्टेरिकल देखने को मिलेगी, कभी कभी मजाकिया भी होती है, ठीक है। थीम्स जहाँ पे आपको इमोशन, सेंसर्स, ह्यूमन रिलेशंस जैसी देखने को मिलेंगी। एंड इसका पर्पस जो होता है, जो ऑडियंस है उसको इंस्पायर करना, ठीक है, उस चीज़ से इंस्पायर करना जिस चीज़ के बारे में तारीफ की जा रही है, ओड लिखी जा रही है जिस चीज़ पे। नाउ वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ पोइट्री, दैट इज एपिक। एपिक बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी नॉर्मल स्टोरी टेलिंग होती है, उसी स्टोरी टेलिंग को अगर हम जो है पोइट्री फॉर्म में करें, मतलब किसी पर्सन की कोई स्टोरी है एंड हम उसको पोइट्री में लिख रहे हैं, तो दैट इज एपिक, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रैंड पोइटिक नरेटिव, ठीक है। पोइटिक वे में किसी स्टोरी को बयान करना। जनरली जो इनिशियल टाइम, जिस टाइम पे जो है एपिक का जो है रुझान हुआ या जिस टाइम पे लिखी जाने लगी, उस टाइम क्या होता था, वार हुआ करते थे, बैटल्स हुआ करते थे। बैटल्स में जब वार्स में कोई जंग होती थी तो उसमें बहुत से सोल्जर्स होते थे। एक पर्टिकुलर सोल्जर जो है उसकी ब्रेवरी या फिर उसकी कोरेज को, किस तरह से उसने हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मारा है, या फिर उसने कैसे वो हीरो बना, किस जंग में उसने जंग जितवाई, ठीक है। तो ऐसे किसी सेंट्रल कैरेक्टर को पकड़ के देन उसकी जो है हीरोइक डीड्स को या अनपैरेलल्ड ब्रेवरी को जहाँ पे जो है एपिक के अंदर नरेट किया जाता है। ये अपने आप में काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। स्टोरी जब होगी तो काफ़ी लंबी होती है। जनरली ये जो स्टोरीज इनिशली लिखी जाती थी, एपिक लिखी जाती थी, दूसरे जो फाइटर्स होते थे उनको मोटिवेट करने के लिए या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि कोई ऐसा पर्सन था, ठीक है, उसने ऐसे जंग जीती एंड उसने ऐसे फतह पाई। दीज वेयर द थिंग्स जो पोइटिक फॉर्म में लिखी जाती थी। तो इसके की फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, हीरोइक डीड्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस पोइट्री के अंदर एक सेंट्रल हीरो होता है, ठीक है। जब आप स्टोरी ऐसी लिखेंगे तो एक सेंट्रल, जिस तरह से बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या होता है कि स्पेशली 90 की मूवीज़ की बात करता है तो उस वक्त एक हीरो हुआ करता था एंड हीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता था जो सभी गुंडों को, सबको मार देता है, ठीक है। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कुछ भी आर्ड हो उन सब से निकल के, ठीक है, हीरो जो होता है वो अपने आप में काफ़ी इंस्पायरेशनल चीज़ होती थी। तो वैसा ही हीरो जो है जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़, कल्चर, रेस, नेशंस को भी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एपिक्स। अब जो हीरो है, आपने बना तो दिया हीरो, लेकिन एक हम बोल रहे हैं कि एक हीरो है, उसने 500 बंदे को जो है एक जंग में मार दिया, ठीक है, अपोजिट पार्टी के 500 बंदे को मार दिया। बट हाउ वी कैन जस्टिफाई कि एक पर्सन जो है कैसे मार सकता है 500 लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देन, उसको बोलते हैं कि इसके पास शक्ति है, इसके पास जो है नेचुरल फोर्सेस के, तो सुपर नेचुरल फोर्सेस भी जो है हीरो के साथ जो है एडेड करके हमें पोइट्री के अंदर देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर जो है ग्रेंडियर स्टाइल हमें देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी वर्ड्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं इस हीरो के लिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर इसका होता है, ये इन्वोकेशन टू द म्यूज के साथ शुरू होता है, मतलब बाई प्रेइंग टू गॉड, टू डाइटी, ठीक है। एक डाइटी को प्रे करते हुए, डाइटी को एड्रेस करते हुए जो है यहाँ पे इस पोइट्री की शुरुआत होती है, क्योंकि अपने आप में ये काफ़ी लंबी पोइट्रीज होती हैं, ठीक है। इसका फंक्शन हम देखें, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता था, स्टोरी टेलिंग एंड कल्चरल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। जो दूसरी ऑडियंसेस होती थी उसको इंस्पायर होते थे हीरो, जो जिस हीरो की स्टोरी सुनाई जा रही है पोइट्रिक वे में, ठीक है, उससे लोगों को इंस्पायर करना होता था। या फिर इसके अंदर हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हमें इस पोइट्री के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस एरा में ये एपिक्स लिखी गई है, ठीक है, मे भी हमें उस टाइम की जो है कुछ प्रोज या कुछ जो है पूरी स्टोरी लिखी ना गई हो, तो पोइटिक वे में हमारे उस टाइम की कैसे जंग हुए या कैसे कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ लड़ता था, ठीक है, सारी इमेजिनेटिव तो नहीं होंगी एपिक, कुछ रियल भी होती हैं, ठीक है। तो जो रियल वाली एपिक है उनके अंदर ऑलरेडी हिस्ट्री भी छुपी हुई है जो आजकल हमारे काम की है। थीम्स आप एपिक पोइट्री के अंदर देखें तो हीरोइक स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेगा कि हीरो ने कैसे स्ट्रगल करके जो है कोई जंग जिताई, ठीक है। किंग्स के बैटल्स या वॉरियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कल्चरल वैल्यूज़ जो है, आइडियल्स और मॉरल सोसाइटी के कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्जाम्पलरी मॉडल्स जो है, जहाँ पे आइडियल हीरोइक बिहेवियर कॉमन लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, हीरो कैसे होते हैं, वो चीज़ें हमें जहाँ इस पोइट्री में देखने को मिलती हैं।
एपिक्स की आप लेगेसी देखें तो ओवर द टाइम जो हमारी हिस्ट्री इसके अंदर है या फिर जो इंस्पायरेशंस है, आज भी हम उनसे इंस्पायर होते हैं। एंड इसके अंदर इन एपिक्स के अंदर हमारी कल्चरल प्रिजर्वेशंस है कि किस तरह से एंशिएंट एक सिविलाइजेशन ने दूसरी सिविलाइजेशन को एक्सप्लॉइट किया है या कैसे जंग हुई है। देन वी हैव फिफ्थ फॉर्म ऑफ पोइट्री, दैट इज़ बैलेड। बैलेड क्या होता है? बेसिकली एक पोइटिक स्टोरी ऐसी होती है जो म्यूज़िक के साथ बोली जाए, ठीक है। ये भी अपने आप में पोइटिक स्टोरी है, बट जो है इसके अंदर रिदम ऐसे होते हैं कि म्यूज़िक भी अगर साथ में प्ले किया जाएगा तो बैलेड उसके साथ जो है बोली जाएगी, मतलब एक सॉन्ग टाइप की है ये, ठीक है ना। बट ये फोक सॉन्ग टाइप से, फोक सॉन्ग्स जैसे होते हैं, फोक सॉन्ग से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से इंडिया में टप्पे होते हैं, टप्पे में बट क्या होता है कि केमल राइडर्स, ये वाली जो है फोक सॉन्ग है कहाँ के, राजस्थान के, आई थिंक केमल राइडर्स के ये टप्पे बैल उनके जो फोक सॉन्ग है, इसमें क्या होता है, एक एक कपलेट, पहला कपलेट जो है, पहली वर्स जो है दूसरे वर्स के साथ इसके कपलेट के अंदर जो है राइम कर रही होती है। बट जो बैलेड होती हैं, बैलेड के अंदर जो है 4 लाइन का स्टंजाज होता है, ठीक है ना, 4 लाइन्स का स्टंजाज होते हैं। ये डिफरेंस है जस्ट टप्पे में और बैलेड में। तो ये जो पोइट्री है ऑफन म्यूजिक के साथ भी इसको गाया जा सकता है। की फीचर्स हम इसके देख लेते हैं। क्वाटेरियंस होते हैं, 4 लाइन्स के स्टेंसस होते हैं। एम्बिक मीटर इसके अंदर भी फॉलो होता है, 6 से 8 सेलेबल्स हमें जहाँ पे इसकी एक एक लाइन में देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में नरेटिव फॉर्म का होता है क्योंकि कोई स्टोरी जो है इससे एक्सप्रेस हो रही होती है। और म्यूजिकल क्वालिटी होती है कि इसके अंदर हमें जो है रिपीटेड कोरस या फिर एक पर्टिकुलर रिदमिक फॉर्म भी जो है यहाँ पे फॉलो होती हुई देखने को मिलती है। मतलब जो पहली लाइन है ये इसका लास्ट वर्ड राइम कर रहा होगा थर्ड वाली लाइन के साथ, एंड सेकंड वाली लाइन का जो हमारा लास्ट वर्ड है ये फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रहा होगा। ए बी का ये मतलब है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, क्योंकि ये फोक सॉन्ग से शुरू हुआ है, ठीक है ना, तो वेरियस कल्चर को दर्शाता है कि वहाँ की क्या फोक स्टोरीज़ हैं, ठीक है। बैलेड्स के अंदर हमें वो देखने को मिलती है। रोमांटिसिज्म के इरा में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है इसको पॉपुलराइज किया है, ठीक है। फेमस एग्जांपल्स आप इसकी देखें तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है, जिस तरह से एक पर्सन है, ठीक है, उसने जो है एक सेलर है, ठीक है, सेलर होता है जहाज़ चलाने वाला, उसने जो है अपने वर्ल्ड पे उसने जो समुद्र पे जो सफ़र किया है, ठीक है, और जो वॉयज किया है एक लंबा सफ़र, वो अपनी स्टोरी नरेट करता है इस राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में, ठीक है। तो ऐसी टाइप की होती है बैलेड्स, ठीक है। कॉलरेज की जैसे ये लिखी गई है, ये इसकी एग्जांपल है। आजकल की बैलेड्स आप देखें तो इसके अंदर जो है आपको लव सॉन्ग्स टाइप्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बैलेड्स जो हैं हालांकि स्टोरी टेलिंग से थोड़ा इवॉल्व हो चुकी है, लव सॉन्ग्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बट स्टिल जो इसका नरेटिव और म्यूजिकल क्वालिटीज़ हैं आज भी वो जो ऑडियंस जो हैं उनको वर्ल्ड डिवाइड कैप्टिवेट कर रही है। देन वी हैव सिक्स्थ फॉर्म ऑफ पोइट्री, दैट इज़ लिरिक। लिरिक बेसिकली क्या होता है? लिरिक होता है एक ऐसी टाइप की पोइट्री, ऐसी टाइप की पोइट्री जिसको हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि ये जो है म्यूज़िक के साथ राइम कर पाए, मतलब म्यूज़िक के साथ हम इसको सिंग कर पाएँ, गा पाए। जनरली जो पॉपुलरली हमारे जैसे सॉन्ग होते हैं, ठीक है, सॉन्ग हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि ये म्यूज़िक के साथ ट्यून कर सकें, ठीक है। तो ये हार्ट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। इसके अंदर आपको वर्सेस कोर्सेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो सॉन्ग या छोटे छोटे नरेटिव पोइम्स होती हैं जहाँ पे पर्सनल इमोशंस, थाट वगैरह जो स्पीकर की होती है वो हमें देखने को मिलती हैं। जिस तरह से हमारे सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें एक स्पीकर जो है उसकी थाट होती है, जब कोई गाना बोल रहा होता है, ठीक है ना, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। वहाँ से हीरोइन जब गाना उसके रिवर्स में गाती है तो वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रही होती है। की फीचर्स हमें जहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, म्यूज़िकल क्वालिटी के, ये कानों को सुनने में काफ़ी प्लीजिंग लगता है क्योंकि ये म्यूज़िक के साथ ही सेट किया जाता है। ओरिजिन इसका आप देखें तो ओरिजिन ही इसका कुछ ऐसा है, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड लायर से। अब लायर का मतलब होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको जब कोई पोइट्री पढ़ता था तो लायर को साथ में बजाया जाता था इस पोइट्री के साथ, ठीक है। तो देन इस लायर से ही बन गई लिरिक। लिरिक ऐसी पोइट्री बन गई जिसको लिखा ही इसीलिए गया कि इसको म्यूज़िक के साथ जो है पढ़ा जाए। थीम्स इसके अंदर वेरियस थीम्स आपको देखने को मिलेंगी, जिस तरह से लाइफ, लव, लाइफ, डेथ, ठीक है, या दूसरे एक्सपीरियंसेस की थीम्स जहाँ पे लिरिक्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर मूड ऑफ एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो स्पेसिफिक इमोशंस जो है एक्सट्रीम टू
मतलब सबटल टाइप के इमोशंस जहाँ पे गानों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब चूंकि लिरिक्स जो हैं जिस तरह से गाने बनते हैं तो डिफरेंट तरह से, कोई खुशी के भी होंगे, गम के भी होंगे, किसी की तारीफ में भी होंगे गाने। तो इस तरह से वेरियस किस्म के जो हैं लिरिक्स हो सकते हैं। जिस तरह से एलिजी किस्म के, मतलब मोurnful अगर होंगे, दुखी गाने होंगे, ठीक है, किसी के मरने पर कोई गाना बोला गया होगा तो दैट वुड बी एलिजी, ठीक है। या फिर किसी कहीं पे लाओ रिस्पेक्ट या प्रेज अपने महबूब को कर रहा होगा कोई पर्सन, तो हम कहेंगे ये ओड के लिरिक्स हैं, ठीक है। या फिर सोनेट हो सकते हैं जिसमें एम्पिक पेंटामीटर जो है फॉलो किया गया हो, ठीक है ना, या रिदमिक फ्लो देखने को जिसमें मिले, तो ऐसी पोइट्री को हम जो है सोनेट लिरिक्स कह सकते हैं। लिरिक्स का एसेंस आप देखें तो ये जो है इमोशंस एंड पर्सनल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जो हमारे ऑडियंसेस और रीडर्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, वो इससे सुन के अपील होते हैं एंड उनको अच्छा लगता है, ठीक है। लेगेसी इसकी क्या है कि ग्रीक ट्रेडिशंस टू मॉडर्न सॉन्ग्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। लिरिक्स जो है वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के सेंट्रल रहे हैं, तो ये इसकी एक लेगेसी है। नाउ वी हैव सेवंथ टाइप ऑफ पोइट्री, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या मतलब? मोनो का मतलब होता है वन, लो का मतलब होता है एक ही पर्सन जो है बात कर रहा है, कोई स्पीक कर रहा है, कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, एक ही पर्सन, एक पोइट जो है कोई बात कर रहा है। ड्रामेटिक का मतलब है ड्रामेटिक वे में, ठीक है। एक पोइट जो है ड्रामेटिक वे में खुद ही कोई बात बता रहा है एंड उसकी बात करने का तरीका ऐसा है, ठीक है, इस ड्रामेटिकली वो बात कर रहा है जिससे हमें उस पर्सन की अटेंशन, उसका टेम्परामेंट, उसका करैक्टर जो है उसकी बात से ही पता चल रहा है, ठीक है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि उसने बात ही ड्रामेटिक वे में की है। हालांकि इसमें पर्सन एक ही बात कर रहा होता है, एक ही स्पीकर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सेल्फ कन्वर्सेशन होती है या फिर इंटरलोकेटर को एड्रेस करके जो है बात हो रही होती है इस पोइट्री के अंदर, ठीक है। जहाँ पे इस पोइट्री के फीचर्स क्या हैं? सिंगल स्पीकर जहाँ पे होता है, जो स्पीकर की लाइफ पे या डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर रहा होता है। ऑडियंस फिजिकली प्रेजेंट हो भी सकती है या पोइम के अंदर नहीं हो सकती ऑडियंस, ठीक है। करैक्टर जो है, करैक्टर की रिविलिएशन कैसे होती है कि पोइट की स्पीच से ही हमें पता चलता है कि ये करैक्टर कैसा है, ठीक है। ये कोई बैड बॉय है या गुड बॉय है। अगर बैड बॉय होगा तो बैड बॉय की लैंग्वेज को यूज़ करके हमें पता चलता है हाँ ये तो बैड बॉय है, राइट, ऐसे होता है। टाइप्स आप देखें ड्रामेटिक मोनोलॉग के, तो यहाँ पे आपको रोमांटिक मोनोलॉग देखने को मिलेंगे, जिस तरह से जिसके अंदर लव, इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। या फिर फिलासफिकल और साइकोलॉजिकल मोनोलॉग होते हैं जिसमें फिलासफिकल आइडियाज़ या साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट्स को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। कन्वर्सेशनल मोनोलॉग होते हैं जिसमें एक जो सिंगल पर्सन होता है वो डायलॉग्स को मिमिक करता है। फंक्शन आप देखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के, तो जहाँ पे थॉट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, बिना किसी हिंड्रेंस, दिक्कत के। पावरफुल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है करैक्टर के इमोशंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और करैक्टर की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको पोइटिक वे में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये एक यूनिक वे है जिसके अंदर हमें स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, साथ में इमोशंस देखने को मिलते हैं, और इंट्रोस्पेक्शंस, मतलब हम जज कर पाते हैं, खुद ही गेस उसकी वॉइस से ही पता लगा पाते हैं कि इस वक्त पर्सन का मूड कैसा है या इसकी क्या इंटेंशंस हैं, कैसा टेम्परामेंट में ये बात कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त जो हमारे पास 8th जो हमारे पास पोइट्री की फॉर्म है, दैट इज़ एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब ही होता है सिम्बॉलिक मीनिंग, मतलब कि जब हम जो है किसी चीज़ को जो है फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिम्बॉलिक मीनिंग का मतलब है कि एलिगोरी जो होती है हमारे पास, इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग होती है। मतलब ये ऐसी पोइट्री है जिसके अंदर अपने आप में बहुत ही डीप मीनिंग छुपी होती है, ठीक है। चाहे वो मीनिंग मॉरल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, या स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकती है। अब एलिगोरी जो होती है, जो लिटरल मीनिंग हमें एक लाइन पढ़ के जो सामने मीनिंग दिख रही है, अगर हम ये इतनी डीप लिखी होती है कि अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत डीप हमें इसकी इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगी। रीडर्स की माइंड की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरप्रेट कर सकता है इस पोइट्री को, क्योंकि इस पोइट्री में कुछ बहुत ही गहरा राज, कुछ बहुत ही गहरे लेसन्स छुपे होते हैं एलिगोरी जो हमारी पोएम्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं या लेयर्स ऑफ मीनिंग होती है। जैसे जो है लिटल मीनिंग के बियॉन्ड आप जितना इंटरप्रेट करना चाहें तो आप इस पोइट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल स्कॉलर्स जनरली जो है एलिगोरी उसको लिखते हैं। तो ये हमारी
आज की क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो विल रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्रेजुएशन के जितने भी वीडियोस होंगे आपके वो हम इस चैनल पे बनाएंगे। हमारी वेबसाइट जो है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली काम कर रही है। एंड इन केस आपका अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, आपकी असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं, दैट टू फॉर फ्री। ठीक है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, स्टे कनेक्टेड विद अस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है ना। सो फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होंगी आपके साथ शेयर होगी, बट ये तभी पॉसिबल है कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।